सहरसा में ओवरब्रिज के लिए लोग परेशान थे, कई कठिनाइयां आई। जब हम कैबिनेट में थे उसको पास कराए, मुख्यमंत्री जी ने उसमें सहयोग किया। हमारा शुरू से मुद्दा रहा कि एयरपोर्ट हम यहाँ बनाएंगे। लोग हमारे ऊपर हंसते थे, कहते थे ये तो रोड नहीं होता है, एयरपोर्ट बना देंगे। आज एयरपोर्ट में देख लीजिए काम चालू है। तो जितनी घोषणाएं हुई, रोजगार देने का काम, हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा जितनी योजनाएं हैं, अभी स्टार्टअप है, मुद्रा है, इन सारी रोजगार की सृजन है। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनिकेत कुमार। देखिए, बिहार तक की जो चुनावी यात्रा है, बिहार किसका ये जानने के लिए चुनावी यात्रा पर निकल चुकी है और इस वक्त हम सहरसा में मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं सहरसा से विधायक और बिहार सरकार में पूर्व मंत्री आलोक रंजन जी। आज बिहार तक के साथ जुड़े हैं और महारथी के इस प्रोग्राम में हमारे साथ बातचीत करेंगे इस बार के चुनाव के मुद्दे पर और पिछले 5 साल में इन्होंने जो वादा किया था 2020 के चुनाव में, क्या उसको इन्होंने पूरा किया है या नहीं किया है, इसको लेकर के हम आज बातचीत करेंगे। सबसे पहले आलोक रंजन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बिहार तक के साथ जुड़ने के लिए। चलिए, आपको भी, पूरी टीम को बहुत बहुत सहरसा की धरती पर आप लोगों का अभिनंदन। आपने सहरसा आया और मुझे आप अपने माध्यम से सहरसा की जनता के बीच अपनी बात रखने का अवसर दिया है। आपकी पूरी टीम को धन्यवाद करते हैं। आलोक रंजन जी, पिछली बार जब चुनाव हुआ था 20 में, आपके सामने मजबूत प्रत्याशी थी, लवली आनंद के खिलाफ आप चुनाव लड़े थे। अंतर जो है जीत का वो 18-20 हजार का था। इस बार लवली आनंद भी आपके पाले में आ गई हैं, एक ही गठबंधन में है। इस बार पहलवान कोई दूसरा होगा, तो इस बार जीत का अंतर क्या होगा, इस बार चुनौती क्या होगी, ये बताइए। देखिए, जिस प्रकार का माहौल पूरे राज्य में है और जिस प्रकार की आंधी एनडीए के पक्ष में बह रहा है, आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार और एनडीए के जितने भी हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, सबके पक्ष में बिहार में आंधी चल रही है और बिहार की जनता को पूर्ण विश्वास है कि बिहार का जो विकास हुआ है 2005 के बाद से, उस विकास को चरम ऊंचाई पर यदि कोई ले जाएगा तो वो एनडीए ही ले जाएगा और वही स्थिति हम लोग देख रहे हैं। इसलिए हमको नहीं लगता है कि कोई भी प्रत्याशी महागठबंधन से या किसी से आ जाए। बिहार के किसी भी सीट पर कोई कठिनाई है और सहरसा तो खैर कोई बात ही नहीं है। सहरसा में तो आप सहरसा के यदि चर्चा आप करेंगे तो जितनी अपेक्षाएं सहरसा की जनता की थी, मैं समझता हूं कि अधिकतर कार्यों को हमारी एनडीए की सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी पूरा करने का काम किया है। आलोक जी, जहां हम खड़े हैं सहरसा की धरती है और यहाँ पर तेजस्वी यादव की यात्रा हुई है। तेजस्वी यादव ने अपने कार्यकर्ताओं को चार्ज किया है, तो उनकी जब यात्रा आपके विधानसभा क्षेत्र से होकर गुजरी है, तो क्या लगता है उससे आपकी परेशानियां बढ़ेंगी, आपकी पार्टी की परेशानियां बढ़ेगी? देखिए, बताते हैं, बिहार की जनता कितनों वो यात्रा कर ले तेजस्वी जी, बिहार की जनता पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों फर्क नहीं पड़ेगा? क्योंकि वो भी तो चुनाव प्रचार कर रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं, रोजगार के मुद्दे की बात हम लोग स्पष्ट बताते हैं, बिहार की जनता ने 15 वर्षों तक उनके पिता के सरकार को देखा है और आज भी मुझे नहीं लगता है कि उनके पूरे टीम को देखने से कोई उसमें परिवर्तन हुआ। आप देखिएगा, यात्रा निकला, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के जो लोग हैं, उनका जो संस्कार है, उनका जो चलने का तरीका है, आप जब देखेंगे तो जनता का पूरे शरीर सिहर उठता है। क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? क्यों सिहरेगा? जब ये यात्रा जाती है तो क्यों सिहरता है? देखते हैं उसके जो चलने का ढंग, उसके करने का ढंग, उस जिस तरह से लोगों के बीच जिस तरह से अपना रौब दिखाने का काम करते हैं। देखिए, राज्य की जनता को अब वो गुंडा राज का सरकार नहीं चाहिए। 20 वर्षों से बिहार कलम बांट रहे हैं तेजस्वी यादव। 20 वर्षों से बिहार की जनता, आप ये जान लीजिए कि अब विकास को देख लिया है, बिहार के युवा विकास को देख लिए हैं। अब वो नहीं इधर उधर भटक नहीं सकते, उनको अब उसमें नहीं जाना, उनको लाठी पिलाने में, तेल पिलावन में नहीं जाना है। और जब जब उनको अवसर मिलता है
वो इसी प्रकार का माहौल पैदा कर। आप लाठी की बात कर रहे हैं, तेजस्वी यादव कलम बांट रहे हैं, मोकामा में कलम बांटा उन्होंने, कई जगहों पर कलम बांटा। ये सब दिखावा है, उसी कलम से वो कुकृत्य करते हैं। उनको जब अवसर मिलता है 17 महीना सरकार में रहने का, तो उस कलम से भ्रष्टाचार का को चरम पर पहुंचा देते हैं। और आप तो देख रहे हैं कि उनके कलम से अभी दरभंगा में उनके ऊपर FIR हुआ, उसी कलम से उनके कार्यकर्ता घूम करके जनता का जो है सो को बरगला रहे थे कि माई बहन योजना के नाम पर पैसा वसूल रहे थे। उतना ही नहीं, बड़ी दुख की बात है कि लोगों का आधार कार्ड मांग लेना, लोगों का अकाउंट नंबर मांग लेना। तो जिस प्रकार का काम वो कर रहे हैं, अब उनके ऊपर अभी FIR हुआ है। तो ये कलम दिखावा है, उनकी जो वास्तविकता है उसको जनता देखती है, और जनता को समझ में आता है कि इसके आ जाने के बाद फिर बिहार 2005 से पहले का बिहार हो जाएगा। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने 17 महीने में कुकृत्य किया, आप जो आरोप लगा रहे हैं, लेकिन वही तेजस्वी यादव, उनके समर्थक ये कहते हैं कि 17 महीने में तेजस्वी यादव ने 5 लाख नौकरियां दी है। वो नौकरियां जो का सालों से पेंडिंग पड़ी थी, शिक्षकों को नौकरियां दी है, चिकित्सालय में नौकरियां दी है। तमाम दावे उनके तरफ से किए जाते हैं कि 17 महीने में तेजस्वी ने उतने रोजगार दिए जितने 20 साल में नीतीश कुमार ने नहीं दिया। आप हमको बताइए, 2005 से पहले का जब बिहार था, तो लालू यादव जी कहते थे कि रोड जो है सो नहीं बना पाए हैं हम, और हम जो है सो रोड में गड्ढा है, वो बोलते थे क्या? पूरा बिहार की आम जनता देखती थी। वो तो ये कहते थे कि गड्ढा इसीलिए है कि हमारा जो वोटर जाएगा तो एक्सीडेंट नहीं होगा, वो धीरे से चलेगा, और उसको हम नहीं चाहते हैं कि जो है सो एक्सीडेंट उसके साथ हो। तो कोई भी तेजस्वी यादव कैसे कहेंगे कि हमने 17 महीना में ये नहीं किया? आपको नहीं पता है, मैं उस कैबिनेट का गवाह हूं, जिस कैबिनेट में हम लोगों ने 3 लाख शिक्षकों के नौकरी को उस कैबिनेट में हम लोगों ने पास किया था। दुर्भाग्य से उसके बाद हम लोग उस कैबिनेट से निकल गए। लेकिन आपको तो पता है, आप तो जानते हैं कि जब कैबिनेट ने निर्णय ले लिया कि हमको 3 लाख लोगों को नौकरी देना है, ये तो आप ये समझिए कि तेजस्वी यादव जी उस नौकरी में अरंगा लगा रहे थे। अरंगा लगा रहे थे। अच्छा। और हम इसलिए इस बात को कह रहे हैं कि जब हम लोगों को लगा कि हमारा कैबिनेट में किया हुआ निर्णय है और इस निर्णय को तेजस्वी जी फंसा रहे हैं, तो आपको याद होगा हम लोगों ने एक आंदोलन किया था कि ये रोजगार को आप नहीं रोक सकते हैं तेजस्वी जी। तो इसीलिए आज वो क्या बोल रहे हैं, वो तो सबको फॉर्म बांट करके 2,500 रुपया पानी में मछली है वो पहले बांट उठ के रेडी कर दिए हैं। तो वो क्या बोलते हैं, उनको सिर्फ बोलना आता है, करना कुछ नहीं आता। वो करना सिर्फ उनको भ्रष्टाचार आता है, करना उनको गुंडा राज आता है। तो ये तो प्रमाणित है। तो इसीलिए वो क्या बोल रहे हैं, बोलने के लिए वो सब चीज बोल रहे हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे। बिहार की जनता उनका ख्याली पुलाव है, वो सपना मुंगेरी लाल का देखते हैं। बिहार की जनता उनको अब उनके पिता के राज को देख करके, उनके पिता के भ्रष्टाचार को देख करके, गुंडा राज को देख करके, अपहरण उद्योग को देख करके, जिस प्रकार से बिहार में के लोग बेरोजगार हो गए थे, सब लोग भाग गए थे, बड़े बड़े व्यवसायी यहाँ से पलायन कर रहे थे, अब बिहार के जनता उनको यह अवसर नहीं देगा, वो फिर से बिहार वैसा बिहार आ जाए। इसीलिए और दूसरे तरफ जो सरकार हमारी आई है 2020 में 5 से लेकर के अभी 25 तक, आप देख रहे हैं 20 वर्षों की सरकार है, और इसके बावजूद भी ये एनडीए की सरकार, आप देखें जिस राज्य में, गुजरात में आप देखिए, हम लोग के यहाँ प्रो इनकम्बेंसी होता है, एंटी इनकम्बेंसी नहीं होता है। हमारी सरकार इतना काम करती है कि जनता के बीच उस सरकार को लाने के लिए। लेकिन यही सवाल आपकी सरकार पूछती है कि इस सरकार 5 साल काम क्यों नहीं की? आखिरी समय में जब चुनाव है तो एक के बाद एक कई योजनाओं का जो है ऐलान किया जा रहा है, ये विपक्ष का दबाव है। सिर्फ ऐलान नहीं है अनिकेत जी, हमने जो ऐलान किया है उसको चालू किया है। हम जो कर रहे हैं, चुनाव के वक्त ही क्यों, पहले भी किया जा सकता है। काम करने के लिए मुंह से बोलना और करना दोनों में अंतर होता है। तो काम करने के लिए थोड़ा समय लगता है, हर व्यवस्था को देखना। आरजेडी तो कह रही कि आप उनका नकल कर रहे हैं, आप उनकी प्लानिंग को चोरी कर रहे हैं। हमको आरजेडी के तरह सिर्फ बोलना नहीं है, घोषणा नहीं करना है। हम जो घोषणा करते हैं, आप आज आ जाइए हमारे सहरसा पर, मैं आपसे बताना चाहता हूँ, मैं अपने चुनाव में
सहरसा की जनता को 2020 में संकल्प पत्र जारी किया। मैंने कहा कि सहरसा को मेडिकल कॉलेज होगा। आज सहरसा का मेडिकल कॉलेज कैबिनेट से पास हो गया। मैंने कहा मत्स्यगंधा को पर्यटन स्थल बनाऊंगा। आपको जान करके खुशी होगी अनिकेत जी कि सहरसा का मत्स्यगंधा ग्लोबल टूरिज्म सेंटर के रूप में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 98 करोड़ रुपया दे करके और उसको बनाने के लिए उसका काम शुरू हो गया। टेंडर हो गया, ये नहीं है कैबिनेट से आया, टेंडर हुआ, काम शुरू हो गया। तो ये है, हमने कहा कि सहरसा के ड्रेनेज सिस्टम को हम ठीक कर देंगे और आपको विश्वास होगा कि 137 करोड़, इससे पहले 54 करोड़ मैं अपने समय में किया था और फिर 5 साल यहाँ पर दुर्भाग्य से सहरसा को 5 साल आरजेडी के विधायक मिले। एक भी काम नहीं गिनती कर सकता है कि आरजेडी का विधायक ने सहरसा के विकास के लिए कुछ किया। वो सहरसा 5 साल पीछे चला गया और इस 5 वर्ष में मैंने पुनः यहाँ पर ये ड्रेनेज सिस्टम के लिए 137 करोड़ रुपया अभी प्रगति यात्रा में मुख्यमंत्री जी ने दिया और दिया नहीं, उसका टेंडर हो गया और मुख्यमंत्री जी आएंगे उसके काम को शुभारंभ करने के लिए आएंगे। हमने कहा यहाँ का 20 वर्षों से सहरसा को 25 वर्षों से सहरसा में ओवरब्रिज के लिए लोग परेशान थे। कई कठिनाइयां आई, जब हम कैबिनेट में थे उसको पास कराए, मुख्यमंत्री जी ने उसमें सहयोग किया। मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से सहरसा का ओवरब्रिज सैंक्शन हो गया। बीच में कई बाधाएं आए, कोर्ट, ये वो। सहरसा का ये जो ओवरब्रिज था ये पिछले कई चुनावों से चुनावी मुद्दा बनता रहा है, तो अब जब काम लग गया तो इस बार भी उसको मुद्दा बनाएंगे आप? अब क्या, अब तो जनता देख रही है। हमने वादा किया था कि इस ओवरब्रिज का काम शुरू कराएंगे। हमने ओवरब्रिज का काम शुरू, अभी शिलान्यास उसका काम, हमने कहा शिलान्यास नहीं करेंगे, शुभारंभ करेंगे और काम शुरू हो गया। मुख्यमंत्री 2-4 दिन के अंदर आएंगे और स्वयं से काम को अति करेंगे। तो ये है हमारे एनडीए सरकार का वादा और उस वादा को पूर्ण करना एनडीए सरकार, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, हमारे उप मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि जो वो घोषणा करेंगे। आज एयरपोर्ट मैं 10 से प्रयास में था, मैं उसके लिए आगे बढ़ा। 10 से 15 के बीच में यहाँ विधायक नहीं थे, मैं नहीं था, भाजपा के विधायक नहीं थे। 20 में हम विधायक बने। हमारा शुरू से मुद्दा रहा कि एयरपोर्ट हम यहाँ बनाएंगे। लोग हमारे ऊपर हंसते थे, कहते थे ये तो रोड नहीं होता है, एयरपोर्ट बना देंगे। आज एयरपोर्ट में देख लीजिए काम चालू है। तो जितनी घोषणाएं हुई, एक नदी था, चूंकि ड्रेनेज को सक्सेस करने के लिए नदी को जगाना आवश्यक था। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये सारी घोषणाएं आपने 20 के चुनाव में हमने किया। नगर निगम बनाएंगे। 15 वर्षों से लोग नगर निगम कहते थे, सहरसा नहीं हो पा रहा है। नगर निगम हमने बनाने का काम किया। आज पर्यटन, आज सहरसा में लगभग सेंटर ऑफ एक्सेलेंस खेल के लिए 58 करोड़ रुपया की राशि से स्टेडियम हो रहा है। हमारा ये स्टेडियम सहरसा कॉलेज वाला खेलो इंडिया में गया हुआ हो रहा है। आज सहरसा में 15 करोड़ की राशि से हमारा ये संग्रहालय स्वीकृत हो चुका है। तो लगातार जितनी भी योजनाएं सहरसा की है, वो सारी योजनाएं, मुझे लगता है कि जितने घोषणा, बड़ी बड़ी योजनाएं तो बहुत हैं। भारत सरकार ने रेल देख रहे हैं आप, अमृत भारत स्टेशन देखेंगे कितना सुंदर बन के तैयार हुआ है। कई ट्रेनें आई हैं। आप पटना पूर्णिया लोगों को, एक आप जान लीजिए, 2005 से पहले हम लोग सहरसा के लोग, अभी जो आप आए हैं, आप अनिकेत जी नहीं आ सकते थे और आते तो बहुत कठिनाई से आते। हम लोग एक ट्रेन पर भरोसा करते थे, वो भी 1 महीना तक, अभी जितना पानी है उसमें बंद हो जाता कि नहीं, अभी इतना दिन अभी चलाने की स्थिति नहीं है और हम लोग यहाँ से राजधानी नहीं जा सकते थे। आज हम 4-4, 5-5 रास्ता हम जो है सो ये सुपौल होते हुए भी हम चले जाते हैं, 4 लेन से चले जाते हैं, हम बिरौल होते हुए चले जाते हैं, हम सकरी होते चले जाते हैं, हम जो है सो ये क्या कहते हैं, नहीं ये अभी उस पर हम आ रहे हैं, नहीं ये रास्ता जो है समस्तीपुर होते हुए इधर से हम लोग रोसड़ा होते हुए चले जाते हैं। आज तेजस्वी यादव की यात्रा भी उधर से गई थी पिछले दिन। रोसड़ा होते हुए चले जाते हैं हम, जो है सो यहाँ से आपको ये
खगड़िया होते हुए अब तो बन रही है, अभी तो चालू है रोड। अब आप 45 किलोमीटर यहाँ से खगड़िया पहुंच जाते हैं। हम लोग आते हैं, अभी बन रहा है काम, स्पीड में चल रहा है। हमारा SH95 का काम चल रहा है, इतना स्पीड में चल रहा है। इसके बाद सोनबरसा होते हुए चले जाते हैं, सारा रोड पूर्णिया होते हुए चले जाते हैं। और इसके बाद भी हमारी सरकार का मन नहीं भरा तो अभी पटना पूर्णिया एक्सप्रेस वे हमारे प्रधानमंत्री जी दे दिए। 2 घंटा में हम सहरसा से पटना पहुंच जाएंगे। आप सोच सकते हैं, ये हमारे सरकार का विकास। तो जनता को लग रहा है कई सारी योजनाएं, आप जान रहे हैं, हमारी माताएं जो हमारी वृद्ध थी, विधवा थी। लेकिन आपने सड़क की बात की, ये बात सही है कि पटना से अब कई शहरों की दूरियां कमी है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब हम सहरसा शहर में घूम रहे थे तो शहरों में कई जगहों पर या शहर के आसपास के इलाके में सड़क की स्थिति बहुत खराब है। नहीं, देखिए, आपकी बात से मैं सहमत हूं। वो देखिए, जो बाकी सड़क है RCD का, वो सब सड़क तो बन चुका है। अभी हमने 45 करोड़ रुपए की राशि से मुख्यमंत्री नगर समग्र योजना हम लोगों को मुख्यमंत्री जी ने दिया। चूंकि विधायक को नगर क्षेत्र में, चूंकि आप जानते हैं कि नगर निगम में स्वायत्ता है और नगर निगम स्वयं अपनी विकास के लिए सारी योजनाएं लेती है, उसमें विधायक की कोई भूमिका नहीं होती थी और हम लोग इससे बड़ा परेशान रहते थे। और जब हम परेशान रहते थे तो हम लोग, अभी मुख्यमंत्री जी ने उसके लिए 1 साल पहले हम लोग के लिए चिंता किया और आज सहरसा नगर का 45 करोड़ रुपए से जितनी बड़ी रोड है, आप 2 महीने के बाद आएंगे तो आपको सब में काम चल रहा है, शिलान्यास हो चुका है, काम चल रहा है, कॉन्ट्रैक्टर कर रहा है, कुछ फाइनल होने के स्टेज में है और सब चुनाव से पहले चालू हो जाएगा, ये आप जान लीजिए। और सभी जितनी सड़कें हैं, बड़ी सड़कें, सब में नाला, अब कई सड़क आप जाइएगा तो देखिएगा जो काटा हुआ है, चिरा हुआ है, काम चल रहा है। तो थोड़ा लेट हुआ है, लेकिन ये बात है कि आपको 2-3 महीने के बाद सहरसा में आइएगा तो कोई सड़क टूटा हुआ आपको नहीं मिलेगा। 2 सवाल अंत में आपसे पूछेंगे। चूंकि रोजगार देना एक विधायक के कार्यक्षेत्र में ये कह दे कि आता है, ये बहुत नाइंसाफी होगी। एक विधायक कोशिश कर सकता है, लेकिन चूंकि रोजगार एक मुद्दा भी है, जब हम लोगों के बीच जाते हैं तो लोग ये कहते हैं कि रोजगार हमें चाहिए, विकास के साथ साथ रोजगार भी बहुत जरूरी है, नहीं तो विकास होगा उस सड़क से हम पलायन करके दूसरे राज्यों में चले जाएंगे, जो कि बिहार में होता भी है। तो एज ए विधायक या फिर मंत्री भी आप रहे हैं, रोजगार के लिए आपकी क्या कोशिश है जो आप करेंगे अपने या करते हैं अपने सहरसा के युवाओं के लिए, सिर्फ इस विधानसभा के लिए? आपको हम बता देते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। एक तो रोजगार की जहां तक बात है बिहार में, ये कहने की बात नहीं है। आज जितना हमारे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सम्राट जी सब लोग मिल करके लगभग 50 लाख नौकरी और रोजगार देने का काम किया। हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा जितनी योजनाएं हैं, अभी स्टार्टअप है, मुद्रा है, इन सारी रोजगार की सृजन है। आप हमको बताइए, जब आप यह स्वीकार करते हैं कि बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़ा है, इतनी पुलें बनी हैं, इतनी बड़ा बड़ा सड़क बना है, एक्सप्रेस वे बना है, ये कोई मशीन से तो नहीं बना होगा। वहाँ जो मजदूर काम किए, लोग काम किए होंगे, वो रोजगार उसको मिला, तो रोजगार बहुत हुआ। लेकिन इसके बावजूद भी, और सहरसा तो इसके लिए सौभाग्यशाली है, हम इसलिए मानते हैं कि हमारी सरकार ने अभी घोषणा किया है सहरसा को कि सहरसा को इंडस्ट्रियल पार्क बनाएंगे, पार्क बनाएंगे। अभी हमने लगातार हम प्रयास कर रहे थे कि सहरसा का इंडस्ट्री का क्षेत्र, चूंकि सभी, जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर देंगे तब बचेगा कि अब यहाँ पर रोजगार कैसे सृजन हो। अभी तक तो बिहार जो मिला था हम लोगों को 2005 से 20 साल हो गया मिले हुए। साल नहीं, आप सोच लीजिए 20 साल तो कितना जर्जर था, इसको भी तो देखिएगा। यदि पूरा जर्जर मकान मिलेगा तो उसको बनाने में समय भी लगता, निकेत जी। कितना जर्जर था, 20 साल लग चुके हैं। कुछ था, सड़क था, लेकिन 20 साल लग चुके। बिजली था, पानी था, कोई चीज नहीं था, लॉ एंड ऑर्डर नहीं था, कोई चीज नहीं था बिहार को। आज सब चीज से हम लोग पूर्ण संपन्न नहीं हुए हैं, क्योंकि इतना जर्जर स्थिति को ठीक करना आप समझते हैं, और टाइम बीतता है तो तुरंत ये भी होता। लेकिन अब बहुत कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर मिल गया है। अब हम लोग इंडस्ट्री, जितना शुरू का जितना इंडस्ट्री था, लालू जी के टाइम में तो सारे इंडस्ट्री बंद हो गए, सबको बंद करा दिया गया, या सबसे पैसा वसूलते थे, सबको दबाव बनाते थे। और जो कोई लोग इंडस्ट्री करना चाहता था, उद्यमी, उसको इतना डर होता था कि यदि हमारा इंडस्ट्री चल जाएगा तो हमको अपहरण हो जाएगा, तो इतना पैसा पहुंचाना पड़ेगा। ये तो आप जानते हैं कि उनके परिवार के लोग ने इस बात की गवाह दी कि हाँ, मुख्यमंत्री आवास से अपहरण का डील होता था।
तो ये हमारा ये कहना है, अब सहरसा में इसी काम के लिए इंडस्ट्रियल पार्क की घोषणा हुई है। 400-500 एकड़ सरकार जमीन अधिग्रहण करके और उसमें इंडस्ट्री स्थापित होगी, और जब वह इंडस्ट्री स्थापित होगा तो आप सोच सकते हैं कि उसका रोजगार का अवसर कितना लोगों को मिलेगा। तो ये सारी प्रक्रियाएं चल रही है, चिंता मत करिए। बहुत कम समय में हम अपनी सहरसा की बात कहते हैं, हम लोग ठीक है, हम पीछे थे, कुछ नहीं था, हमको रोड नहीं था, जब राजधानी से हम नहीं जुड़ पाते थे तो हम बाकी क्या बोलेंगे। लेकिन आज तो सब चीज, अब तो रोड हो गया, बिजली हो गया, पानी हो गया, सारी सुविधाएं हमको हो गई है। थोड़ी सुंदरता की बात भी, अब पर्यटन स्थल आप सोच सकते हैं, जब पटना पूर्णिया का रोड होगा और लोग जब बाहर के लोग आएंगे और उसमें सर्च करेंगे तो ग्लोबल टूरिज्म सेंटर में मत्स्यगंधा दिखाई देगा, मत्स्यगंधा दिखाई देगा, तो लोग यहाँ आएंगे और यहाँ इंडस्ट्री भी लगेगा आने वाले समय में। हमने कहा है कि पहले लोग हम लोगों को कह देते थे कि सहरसा में कुछ नहीं, सहरसा तो शहर जैसा लगता है। तो हमने कहा कि आप लोग चिंता मत करिए, हमारी एनडीए की सरकार है, आपने मुझे आशीर्वाद दिया है, आने वाले 2 साल में सहरसा शहरों का शाह बना करके छोड़ेंगे, ये आपको दिखाई पड़ेगा। चलिए, अब इस चूंकि इंटरव्यू को खत्म करने से पहले एक आखिरी और महत्वपूर्ण सवाल ले लेते हैं। सहरसा की जनता ने 10 साल आप पे भरोसा जताया है। हर बार जब आप चुनाव में जाते होंगे तो आप अपना एक मैनिफेस्टो, एक पार्टी का तो आता ही है, लेकिन एक विधायक अपना मैनिफेस्टो भी लेकर जाता है कि हम अपने क्षेत्र के लिए क्या करेंगे। तो 15 से 20, 20 से 25 जब आप आए तो आपने अपना अलग मैनिफेस्टो रखा होगा। 25 से 30 आपको फिर से रिपीट किया जाए और उसके बाद अगर आप रिपीट होते हैं तो आप सहरसा की जनता के लिए कोई 5 काम ऐसे बताइए जो आप करेंगे। 5 काम। देखिए, हमने आपको बताया कि जब हमने कहा कि शहरों का शाह बनेगा तो उस दृष्टि से यहाँ कैसे लोगों को रोजगार मिले। हमने कहा ना कि अगला चरण हमारा अब इंडस्ट्री होगा, यहाँ ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री हो, इंडस्ट्री के माध्यम से लोगों को भी रोजगार मिले और इस क्षेत्र का विकास हो। उस दृष्टि से हम अब सहरसा को देख रहे हैं और उस लाइन पर हमारा सहरसा अब आ गया है। तो हम निश्चित रूप से अगला जो हमारा घोषणा पत्र होगा, वह घोषणा पत्र अब जितने काम किए हैं इसके बाद सहरसा के लिए क्या आवश्यक है, इन सारी विषयों को विचार करके मैं यहाँ पर कोशिश करूंगा। अब सहरसा में 3 मेडिकल कॉलेज हो जाएगा, 2 प्राइवेट है, 1 सरकार ने घोषणा किया। तो ये सब क्या है, ये सब आगे आने वाले समय में डेवलपमेंट है। आप देखिएगा, यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज है, यहाँ 3-3 मेडिकल कॉलेज होने जा रहा है। तो ये सब अब सहरसा को बदलने का काम है और अगला पंचवर्षीय में सहरसा की जितनी भी समस्याएं आपको दिखाई पड़ रही है, वो कोई समस्या आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। हम लोग कोशिश कर चुके हैं, हमारी सरकार जो है हर विषय को सोचती है। हमारे किसान को का 1000 एकड़ जमीन पानी में रहता है, सरकार ने घोषणा किया है अगले पंचवर्षीय में उस कार्य को पूर्ण करके किसान जो हमारे हजारों एकड़ जमीन पानी में रहता था वो ड्रेनेज से, उस पर भी हमारा काम चल रहा है, उस काम को भी हम करेंगे। तो हम सभी क्षेत्र में कैसे हमारा किसान समृद्ध हो, कैसे हमारा इंडस्ट्री समृद्ध हो, कैसे यहाँ के लोगों को ज्यादा से ज्यादा स्किल मिले, स्किल मिलेगा तो उसको रोजगार मिलेगा, इन सब विषयों पर काम होगा और खूब सुंदर शहर बनाया जाएगा। लोग शहर के दृष्टि से सहरसा को, शहरों का शाह के दृष्टि से सहरसा को देखे, यही मेरा अगला वादा होगा और इसी पर मैं अभी काम कर रहा हूँ। चलिए, तो हमारे साथ बिहार सरकार के पूर्व मंत्री आलोक रंजन थे और कई सवालों का इन्होंने बेबाकी से जवाब दिया है। बिहार तक के महारथी प्रोग्राम में ये जुड़े थे और पिछले 5 सालों में इन्होंने क्या काम किया है, अगले 5 साल में सहरसा की जनता के लिए क्या काम करेंगे, उस पर हम इनसे बातचीत कर रहे थे और इन्होंने बताया, अपना रोड मैप बताया है कि अगले 5 साल ये क्या करेंगे। सबसे बड़ी बात कि इन्होंने कहा है कि सहरसा को हम बिहार के शहरों का शाह बनाएंगे। अब देखना है कि जनता इन पर कितना भरोसा जताती है और 2025 में अगर ये फिर से जीतते हैं तो क्या वाकई 2030 तक सहरसा शहरों का शाह बन पाता है। अनिकेत कुमार, बिहार तक, सहरसा।